तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। अगला हमारा कंसेप्ट है तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय इंग्लिश में इसका नाम है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, देखिए पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। दो समुच्चय ए तथा बी तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। यदि दोनों की गणनता समान हो, दोनों की गणनता समान हो जाए, समान हो अर्थात दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट समान हो, दोनों में अवयवों की संख्या समान हो जाए, अर्थात ए की गणनता इक्वल टू बी की गणनता। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए समुच्चय ए में हमारे पास 1, 2 एंड 3 है, वैसे ही हमारे पास समुच्चय बी में हमारे पास में है सपोज ए बी सी। तो दोनों में यानी कि 3 एलिमेंट है, मतलब दोनों की गणनता समान है। अतः कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3। अतः समुच्चय ए तथा बी समान तुल्य समुच्चय, ए तथा बी तुल्य समुच्चय है। ये हमारे पास तुल्य समुच्चय की परिभाषा और इसके एग्जाम्पल हो चुके हैं, है ना। इसके अलावा हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में परिमित समुच्चय है, तब तो हम उनकी यानी कि नंबर को गिन के हम पता लगा सकते हैं कि दोनों की गणनता समान है। लेकिन यदि हमारे पास यदि मान लीजिए कि अनंत समुच्चय है, उनको हम कैसे चेक करेंगे कि दोनों तुल्य समुच्चय या फिर नहीं है ना। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग आगे जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो हम फंक्शंस का ना बड़ा अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि तुल्य समुच्चय होते हैं या फिर होते हैं नहीं होते, क्या फिर कैसे हम चेक करते हैं। अनंत समुच्चय की बात करें, जैसे हम लोग अभी थोड़ा सा बताना चाहूँगा आप लोगों को, जैसे कि हमारे पास में नेचुरल नंबर का सेट यानी कि एन है, और हम पास में यानी कि उसका यानी कि इंटीजर्स का सेट हमारे पास में जेड है। तो दोनों की कार्डिनलिटी समान होती है, ये हम उससे चेक करते हैं। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग, तब जाके आपको डिटेल में अच्छे से और समझ में आएगा ना। जब हम इस्तेमाल करके चेक करेंगे कि कार्डिनलिटी कैसे बराबर है, इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे है। लेकिन अभी के लिए आप लोग इसको याद रख सकते हो, सिंपल है ना। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को और थोड़ा सा दोबारा समझेंगे, है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, समुच्चय और उपसमुच्चय ना। समुच्चय वैसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन समुच्चय के साथ साथ ही हमारा उपसमुच्चय भी हम समझ सकते हैं। समुच्चय तथा उपसमुच्चय, ये तो हमारे पास हेडिंग है। अब इसमें सब हेडिंग डाल सकते हैं हम लोग, यानी कि उपसमुच्चय। उपसमुच्चय यानी कि सबसेट। लेकिन पहले हम लोग इसकी ना परिभाषा देखते हैं हम लोग। देखिए, समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय कहलाता है यदि बी के सभी अवयव
बी के सभी अवयव ए में विद्यमान हो, ए में विद्यमान हो, है ना। यदि हमारे पास ए और बी यानी कि समुच्चय बी हमारे पास दो समुच्चय, मान लीजिए दो हमारे पास समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी, तब हम समुच्चय बी को समुच्चय ए का उप समुच्चय कहेंगे यदि बी के सभी अवयव ए में विद्यमान हो, यानी कि बी के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ए के भी एलिमेंट हो, है ना। अब यदि बी हमारे पास यदि ए का समुच्चय है तो अब इसे दिखाते कैसे हैं हम लोग, है ना। यदि बी समुच्चय, बेसिकली ये बी है ना, ये भी समुच्चय ही होगा ना, तो यानी कि समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय है तो उप समुच्चय है तो इसे निम्न प्रकार से लिखा जाता है, निम्न प्रकार से लिखा जाता है। यानी कि बी यदि समुच्चय बी उप समुच्चय हमारे पास ए का तो हम ऐसे लिखेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए, इस तरह से। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं हम लोग बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, इसको ऐसे हम लोग रीड करते हैं, या फिर बी ए का उप समुच्चय है। अब हमारे पास समुच्चय भी हमारे पास, अभी अगर हम एग्जांपल लेके देखते हैं, सपोज मान लीजिए हमारे पास ए की हम बात करें, मान लीजिए ए हमारे पास इस तरह का कोई सेट है, इसमें 3 एलिमेंट है ए बी और सी, है ना। तब हमारे पास देखिए जब बी हम लोग एक सेट बनाए, जैसे में बी बनाया हमने एक सेट, तो बी में मैंने लिखा ए और बी। अब क्लियरली हम लोग देख सकते हैं जो बी के अंदर जो एलिमेंट है ए और बी, वो सारे के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है बी के अंदर, वो सारे के सारे ए में मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं यानी कि जो बी है हमारे पास, यानी कि वो सबसेट हो जाएगा ए का, ये हम लोग लिख सकते हैं। सारे के सारे एलिमेंट बी के ए में विद्यमान है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ए में जितने भी एलिमेंट विद्यमान है, हमने उसके कुछ एलिमेंट उठाए और ए में रख दिए और बी समुच्चय बनाया, इसलिए बी ए का सबसेट है, यानी कि उप समुच्चय है। जैसे और भी हम बना सकते हैं इसके सबसेट। अब बात ही आती है कि किसी भी समुच्चय के हम लोग कितने उप समुच्चय बना सकते हैं हम लोग, है ना। किसी भी समुच्चय के कितने पॉसिबल उप समुच्चय हो सकते हैं। तब देखिए नोट डाल कर लिख सकते हो आप लोग, है ना। वैसे हम ये चीज़ प्रूव भी करेंगे आगे चल के ना, अभी तो थोड़ा सा आप याद रख लीजिए कि जैसे कि यदि सेट ए की हमारे पास कार्डिनलिटी यानी कि गणनता n है, तब समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी 2 की पावर n, है ना। यानी कि जितने समुच्चय मेरे पास जितने अवयव हैं उनकी संख्या और 2 की पावर में संख्या लगा दो, यानी कि 2 की पावर n, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इसके कितने सबसेट मिल जाएंगे हमारे पास, है ना। जैसे अभी हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़ा था एक, है ना। जैसे उसी को उठाते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि हमने समुच्चय लिया था ए, इसमें हमने 3 एलिमेंट लिए थे ए बी और सी, है ना। अब इसके पास टोटल पास के उप समुच्चय कितने होंगे, तब ए के उप समुच्चय कौन कौन से होंगे हमारे पास, कितने होंगे पहले तो हम ये देखते हैं। तो ये हो जाएंगे यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब ये 8 होंगे कौन कौन से, ये भी अभी हम देखने वाले हैं ना। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं हम लोग। जैसे ए हमारे पास में ये था ए बी और सी, तो देखिए कितने बना सकते हैं हम लोग। सपोज मान लीजिए हम लोग A1 बनाया हमने पहले, B1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ऐसा समुच्चय बनाया इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि खाली समुच्चय है वो हमारे पास, वो लिखा 5 हमने, जिसमें ए का एक भी एलिमेंट नहीं है ना। ये हमने एक समुच्चय इसका ये बन सकता है, इसमें कोई भी एलिमेंट हमने ले लिया। दूसरा हम समुच्चय बनाते हैं जिसमें केवल ए लेके चले हम लोग, इसको हमने B2 नाम दे दिया। वैसे हम तीसरा समुच्चय बनाते हैं जिसमें हमने केवल बी को डाला, एक हमने B4 बनाया जिसमें हमने सी को डाला। इस तरह से इसके ये 4 तो ये संभव है। और कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, एक हमने B5 बनाया,
इसमें हमने डाला ए और बी को डाला इसका। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, इसमें ए और सी को डाला और फिर नेक्स्ट हमने कौन सा बनाया 5 6 और फाइनली हमने एक कौन सा बनाया जिसमें यानी कि बी की पावर 7 बनाया एक। तो ये बन जाएगा हमारे पास यानी कि ए सी हो चुका। अब बी सी बनाया हम लोगों ने एक और लास्ट में हमने एक बनाया जिसमें से सारे के सारे एलिमेंट देते हैं यानी कि ए बी और सी सारे के सारे। तो टोटल हमारे पास इसके यानी कि 8 उप समुच्चय पॉसिबल हैं, है ना। जितने हमारे पास एलिमेंट है तो 2 की पावर n उसके उप समुच्चय की संख्या होती है ना। और ध्यान रखने की बात है कि 5 यानी रिक्त समुच्चय तो हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता ही है 5 तो, है ना। इस तरह से हम इसके सारे के सारे एक तो खाली बना सकते हैं और 3 इसके ऐसे बनेंगे जिनमें एक एक एलिमेंट हो। एक में बी, एक में ए रखा, एक में हमने बी रखा, एक में हमने सी रखा, फिर हमने 2 2 के पेयर बनाए, ए बी रखा, ए सी रखा, फिर बी सी रखा, फिर लास्ट में हमने सबको उठा लिया। तो टोटल इसके 8 ही संभव हो सकते हैं। अब देखिए, अब हम उप समुच्चय के प्रकार देखेंगे आगे, है ना। उप समुच्चयों के प्रकार। उप समुच्चयों के प्रकार, जो पहला हमारा प्रकार है वो है हमारे पास आएगा यानी कि उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय यानी कि प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। अब देखिए, इसकी पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं ना। समुच्चय बी को समुच्चय ए का उचित उप समुच्चय कहेंगे यदि बी के सभी अवयव ए के अवयव हों लेकिन ए में कम से कम एक मिनट, इसको हटा देते हैं। कम से कम एक अवयव ऐसा विद्यमान हो जो बी में विद्यमान ना हो। मतलब कि ये हम बोलना चाह रहे हैं कि यानी कि मतलब कि ऐसा उप समुच्चय जिसमें उस समुच्चय के सारे अवयव ना हो, कम से कम एक अवयव ऐसा ए में विद्यमान हो जो बी में ना हो। मतलब कि ये बोलना चाह रहा है कि जिस समुच्चय में, किसी भी उप समुच्चय में यानी कि ए के सभी एलिमेंट ना लिए जाए, कम से कम एक एलिमेंट ए में छोड़ दिया जाए, तो उसका बोलते हैं प्रॉपर सबसेट यानी कि उचित उप समुच्चय, है ना। अब जो दूसरा जो टाइप है वो होता है हमारे पास में यानी कि इसी का यानी कि अनुचित उप समुच्चय। अनुचित, अभी हम लोग एग्जाम्पल्स और देखेंगे ना कि कौन सा उचित होगा कौन सा अनुचित होगा। अनुचित उप समुच्चय, तो ये हमने लिखा इम्प्रॉपर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। अब देखिए, समुच्चय बी को समुच्चय ए का
समुच्चय ए का अनुचित उपसमुच्चय कहेंगे, अनुचित उपसमुच्चय कहेंगे यदि ए के सभी अवयवों को ए के सभी अवयवों को समुच्चय बी में रखा जाएगा ना, समुच्चय बी में रखा जाएगा ना, बी में रखा जाए या फिर रख दिया जाए, रखा जाए, है ना। अभी हम लोगों ने जैसे अभी मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास सबसेट बोलते हैं किसके, उपसमुच्चय किसको बोलते हैं, यानी कि यदि हम एक के समुच्चय मान लें, एक के जो एलिमेंट है उनमें से यदि या तो हम सभी को लेके एक समुच्चय बनाए नया, या फिर कुछ एलिमेंटों को छोड़ दिया जाए, कुछ एलिमेंटों को लिया जाए, तो उससे तो और बी में रखा जाए तो बी को उपसमुच्चय बोलेंगे ए का। यदि हम बी के यदि ए के सारे एलिमेंटों को बी में डाल दें तो वो उसका अनुचित उपसमुच्चय कहलाता है ना। वैसे सारे के सारे एलिमेंट बी में हैं तो यानी कि वो जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में भी है ना। तो उसको बोलते हैं कि ये तो इम्प्रॉपर है, अनुचित है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो उसका समुच्चय होने वाला है। लेकिन प्रॉपर यानी कि उचित किसको बोलते हैं, यानी कि कम से कम मतलब ए के सारे एलिमेंटों को ना लिया जाए, है ना। मतलब एक एलिमेंट ए में कम से कम ऐसा छोड़ दिया जाए जो बी में ना हो, तो उसका प्रॉपर कहलाता है, यानी उचित उपसमुच्चय कहलाता है। अब जैसे हमने पिछले जो एग्जाम्पल देखे थे, है ना, जैसे हम लोग अभी बात करें, हम पिछली स्लाइड पर जाते हैं, 1 मिनट, है ना, जहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 मिनट यहाँ। जैसे ए बराबर हमने ये लिया था ए बी और सी, तो हमने B1 क्या बनाया था, B1 तो हमारे पास 5 था, ये था। और इस तरह से B2 B3, है ना, मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे। जो B2 बनाया था वो कौन सा बनाया था, A बनाया था हम लोगों ने। अब B3 यहाँ पास कौन सा था, इसमें हमने B को रखा था, और B4 में हमने क्या रखा था, इसमें हमने C को रखा था, है ना। फिर हमने B5 बनाया था, B5 में कौन से एलिमेंट रखे थे हम लोगों ने, A और B को रखा था। फिर हमने B6 बनाया था, इसमें हम लोगों ने A और C को रखा था, दो एलिमेंट लेके बनाए थे सारे के सारे ये। उसके बाद में B और C को रखा था हम लोगों ने। 7 और 8 में हमने क्या लगा, पूरा का पूरा A को ही हमने रख दिया था, नहीं, तीनों को उठा लिया, A B और C, है ना। अब हम बात करें इसकी, जैसे कि अब हमारे पास देखें, यानी कि हमारे पास B8 उपसमुच्चय हमारे पास ऐसा है जिसमें B के सारे मतलब समुच्चय A के सारे अवयव मौजूद है, यानी ये इसका कौन सा हो गया, अनुचित उपसमुच्चय, यानी कि इम्प्रॉपर है, अनुचित उपसमुच्चय हो गया है। और बाकी बचे जितने भी हैं और सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, प्रॉपर है, यानी कि सब के सब अनुचित समुच्चय, क्योंकि सब में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है ए का जो बी में नहीं है ना। तो ये होता है प्रॉपर समुच्चय और ये होता है इम्प्रॉपर समुच्चय, यानी उचित और अनुचित समुच्चय के बारे में ये स्टोरी होती है इसके बीच। अब हम आगे चलते हैं ना, आप कुछ नोट डाल के लिखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब हम डालेंगे नोट फर्स्ट, इसमें आपको लिखना है ना कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय तो होता ही है, लेकिन कौन सा होगा, अनुचित उपसमुच्चय होता है, अनुचित उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है ना। हमें पता है कि एक का हम सब सारे के सारे एलिमेंट यदि हम डाल दें तो कोई बात नहीं, ये तो बन जाएगा सबसेट, लेकिन कौन सा हो जाएगा, इम्प्रॉपर, यानी कि अनुचित उपसमुच्चय। नोट नंबर 2 देखिए, 5 यानी कि रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट जो हमारे पास होता है, रिक्त उपसमुच्चय बोलेंगे इसको। एक मिनट, थोड़ा मैं अच्छे से लिखता हूँ ना, इसको आप ऐसा करेंगे यहाँ पे, 1 मिनट रुकिए, इसको मैंने हटाया। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है,
प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय होता है तथा यह उचित उपसमुच्चय होता है। उचित उपसमुच्चय होता है। अब देखिए इसके पीछे ना थोड़ी सी डिबेट होती है कि सर फाइव में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, फिर ये उपसमुच्चय किसी का कैसे हो सकता है ना। अब देखिए फाइव में कोई एलिमेंट है नहीं हमारे पास में, है ना, वो खाली समुच्चय है। तब इसके पीछे ना अब ये लोग अब समस्या ये है कि इसको हम माने किसी का सब उपसमुच्चय या फिर नहीं माने, ये समस्या है। अब ना मानने का हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मानने का हमारे पास में लॉजिक है। यदि अब हमें जैसे हम उपसमुच्चय की परिभाषा को हम देखें तो उपसमुच्चय हम बोलते किसे हैं, है ना, उसी को तो बोलते हैं कि मतलब कि कोई भी समुच्चय किसी समुच्चय को उपसमुच्चय कहलाता है यदि उस समुच्चय में सारे के सारे अवयव मतलब कि उस समुच्चय के विद्यमान हो जाए, है ना। यानी कि बी को हम ए का उपसमुच्चय कहेंगे यदि बी में सारे के सारे अवयव विद्यमान है, वो ए के बी हों, है ना। लेकिन हमें पता है अब हमें ये दिखाना है कि फाइव इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो हमें कैसे दिखाएंगे कि यदि हम ये दिखा दें कि फाइव में एक एलिमेंट ऐसा मौजूद है जो ए में नहीं है, तब तो हम ये बोल देंगे कि ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय नहीं है ना, तब ये ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। लेकिन फाइव में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, कोई एलिमेंट है नहीं, तो हम ये नहीं दिखा सकते कि एक एलिमेंट फाइव में ऐसा विद्यमान है जो ए में नहीं है, ये हम दिखा नहीं सकते। तो मतलब ये प्रूफ करना इम्पॉसिबल है कि ये किसी का उपसमुच्चय नहीं है ना। तो इस वजह से इसको हम कैटेगरी में इसमें रखते हैं कि ये समुच्चय होता है हर एक सेट का। इसके पीछे यो लॉजिक है। हम ये अज्यूम करते हैं या फिर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि फाइव जो एक समुच्चय है वो हर एक समुच्चय यानी उपसमुच्चय होता है। क्योंकि जब हम कलेक्शन की बात करते हैं तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हमने जैसे सबसेट बनाते हैं, सबसेट हम बनाते कैसे हैं, उपसमुच्चय, यानी कि किसी भी सेट के हम एलिमेंट भी तो लेते हैं। एक बार में एक एलिमेंट उठाया, दूसरी बार में दूसरा एलिमेंट उठाया, तीसरी बार में तीसरे उठाए एलिमेंट, इस तरह से हम बनाते हैं। तो ये भी तो हम कर सकते हैं ना कि उसमें से हमने एक भी एलिमेंट नहीं उठाया और एक समुच्चय बना दिया, तो हाँ हो सकता है। तो इसलिए से फाइव है जो हर एक समुच्चय को उपसमुच्चय होता है। एक मिनट आपको थोड़ा सा फिर बता दूं, जैसे कि उचित उपसमुच्चय है हमारे पास में, तो उचित उपसमुच्चय को दिखाते कैसे हम लोग, यदि बी समुच्चय ए का उचित उपसमुच्चय है तब फिर ये साइन लगाते हैं हम लोग, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, है ना। जनरली अगर समुच्चय है कोई तो हम उसके ऊपर यानी कि ये भी साइन लगाते हैं इसके ऊपर सब समुच्चय का, और इक्वल का साइन भी लगाते हैं। लेकिन यदि कोई उचित उपसमुच्चय है तो हम केवल इससे दर्शाते हैं इसका, है ना, इससे लिखते हैं हम लोग, इक्वल का साइन हम नहीं लगाते। ये प्रॉपर सबसेट होने का साइन होता है। अब चलते हैं अपना लास्ट स्लाइड पे हम लोग। अब हम नोट नंबर 3 डालते हैं ना। नोट नंबर 3 देखिए, यदि समुच्चय ए की कार्डिनलिटी हमारे पास n है तब ए के अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या है, यानी हमें अरिक्त लेने हैं सारे के सारे। तो हमारे पास पता है रिक्त केवल एक ही होता है हमारे पास, कौन सा, फाइव। यानी टोटल में हम फाइव को घटा दें, यानी एक को घटा दें, तो हमारे पास सारे के सारे जो बचेंगे वो अरिक्त उपसमुच्चय हो जाएंगे, यानी कि 2n और -1, ये हमारे पास उपसमुच्चय होंगे अरिक्त। और पॉइंट नंबर 4 में वो देखते हैं, यदि समुच्चय ए की गणनता n हो तब ए के उचित उपसमुच्चयों की संख्या वो
कितनी हो जाएगी हमारे पास, सारे के सारे उचित होते हैं बस एक को छोड़कर, यानी खुद एक को छोड़कर, यानी कि उसमें से हम एक उपसमुच्चय को हटा देंगे। टोटल होते हैं 2n और यहाँ से एक हम निकाल देंगे, है ना। तो अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या पूछी जाए या फिर उचित उपसमुच्चय की संख्या पूछी जाए, दोनों के दोनों बराबर ही होती है। अब देखिए इसका फिफ्थ पॉइंट हमारे पास में है, यदि ए की गणनता n है तब ए के उचित अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या, यानी कि अब की बार हमारे कौन कौन से लेने हैं, जो अरिक्त भी हो और उचित भी हो, यानी कि हमें अब की बार 5 भी हटाना पड़ेगा और खुद ए को भी हटाना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास टोटल इनकी संख्या निकल के आएगी 2n और -2। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इसके 4-5 नोट्स थे, ये लिखने। कभी कभार क्या होता है कि आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या फिर हम इनकी बात करें जैसे EMRS है, KVS है, NVS है ना, ये TGT PGT एग्जाम्स में स्टेटमेंट सीधे सीधे उठा के डाल देता है कि उच्चतम समुच्चय की संख्या कितनी होगी, है ना, अनुचित की कितनी होगी या फिर अरिक्त की कितनी होगी। तो सिंपल 3-4 स्टेटमेंट आपको देगा और पूछा जाएगा कौन सा गलत है, कौन सा इनमें से सही है, ये पूछ सकता है। या फिर आपको कोई सेट दे देगा जिसमें 4-5 एलिमेंट डाल देगा और बोल देगा कि इसमें उचित उपसमुच्चय की संख्या कितनी है, अरिक्त समुच्चय की संख्या, उपसमुच्चय की संख्या कितनी है, ये पूछ सकता है सीधा सीधा। तो ये आपको याद रखना, याद क्या रखना, बेसिकली आपको कंसेप्ट याद रखना है और सीधे सीधे याद रहता है, अच्छी बात है। नहीं तो कंसेप्ट आपके सामने ही है, जो जो हटाने को बोला जाए वो हटा देना, जो रखने को बोला जाए वो रख लेना, वेरी सिंपल, ये करना था हमें। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हमारे पास में, यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में वो है कंसेप्ट, यानी कि समान समुच्चय, यानी कि हमारे पास इक्वल समुच्चय। दो समुच्चय ए और बी है हमारे पास, तो ये समान कब होंगे, यानी कि इक्वल समुच्चय, इक्वल सेट्स, है ना। अभी हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था पीछे, यानी कि तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट, है ना। यदि दोनों सेट की कोऑर्डिनेटी बराबर हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो दोनों के दोनों समुच्चय कौन से समुच्चय हो जाएंगे, यानी कि तुल्य समुच्चय। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, समान समुच्चय। देखिए पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। समुच्चय ए तथा समुच्चय बी समुच्चय बी समान समुच्चय, एक मिनट, समान समुच्चय कहलाते हैं यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में विद्यमान हो, मतलब कि जो एलिमेंट जो अवयव ए में है वही एलिमेंट बी में भी हो जाए। दोनों में नंबरों की संख्या समान हो, वो तो होगी ही, ऑब्वियस सी बात है। जब और एलिमेंट भी समान हो, जो एलिमेंट ए में हो जो वही एलिमेंट बी में भी हो जाए, तो दोनों के दोनों समान समुच्चय कहलाते हैं। अर्थात इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, अर्थात समुच्चय ए तथा समुच्चय बी में समान ही अवयव हो,
समान ही, क्या हो रहा है आज यार, इसको रहने देते हैं ना। समान ही अवयव हों। और हम दिखाते कैसे हैं, यदि समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय है तो ए तथा बी, यहाँ लिखते हैं समान, ए तथा बी समान समुच्चय है तो इन्हें निम्न प्रकार से लिखा जाता है, निम्न प्रकार से लिखा जाता है या फिर दर्शाया जाता है। लिखा जाता है जैसे ए बराबर बी, इस तरह से इनको लिखते हैं कि दोनों समुच्चय बराबर हैं हमारे पास। अब इनके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए ना, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास, जैसे कि ए समुच्चय मैंने लिया, कौन सा ले लिया, जिसमें मैंने 1 और 2 को रखा, है ना। और बी मैंने एक समुच्चय लिया जिसमें हमारे पास में x है, लेकिन x हमारे पास में होंगे क्या, x² माइनस 3x और +2 = 0, यानी कि वो x हमें चाहिए जो यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना। तो हम यदि निकालना चाहें तो बी, ए में तो हमें पता ही है कि 1 और 2 आएंगे एलिमेंट, है ना। बी का हम लोग चेक करते हैं कि बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, है ना। तो बी में हमारे पास सेट ये दिया है हमें, x इज सच दैट x² माइनस 3x + 2 = 0। तो हमें पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो x² माइनस 3x + 2 = 0 हम लोगों ने लिखा। इसका सोल्यूशन कितने हो जाएगी, मतलब क्या क्या सोल्यूशन होगा इसका, x² मैं इसका लिखा माइनस 2x और माइनस x और +2 = 0। यहाँ से मैंने दोनों के पेयर बना लो, यहाँ से और यहाँ से मैंने x कॉमन निकाला, x - 2, और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाला तो x - 2 = 0। तो x - 2 दोनों जगह कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा, x - 1 = 0। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा और x बराबर 2 निकल के आएगा। यानी कि एक्चुअल में हमारे पास समुच्चय बी में कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, यानी कि बी में एलिमेंट है हमारे पास में 1 और 2, है ना। और ए में भी हमारे पास सेम ही एलिमेंट है ना। यही एलिमेंट हमारे पास में ए में भी हमारे पास 1 और 2 है। अतः हम बोल सकते हैं कि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी समान समुच्चय है। समुच्चय बी समान समुच्चय है। ये तो हम लोग बता सकते हैं जब हमें, यानी कि दोनों सेटों के, दोनों समुच्चयों के, यानी कि हमें अवयव पता हो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें दोनों के दोनों सेट ना वो हमें डेफिनेशन रूप में देता है। जैसे यहाँ हमें बी दिया था, है ना, डेफिनेशन लिख के, यानी कि हमने उसको एलिमेंट नहीं दिया, एलिमेंट हमें निकालने पड़े। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी थोड़ा हमें डेफिनेशन लिख के देता है, वो अवयव लिख के नहीं देता कभी कभी, है ना। तो हम दोनों को कैसे चेक करेंगे कि दोनों मतलब कि बराबर हैं या फिर नहीं है, इक्वल समुच्चय हैं या फिर नहीं है, समान समुच्चय हैं या फिर नहीं है। तो इसके लिए ना एक बड़ी स्टेटमेंट है ना, उसको देखते हैं हम लोग। हमारे पास नोट डाल के लिख लो, इम्पोर्टेंट है। आगे इसका और हम यूज करेंगे अभी, है ना। देखिए, समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय होते हैं यदि और केवल यदि ए इज सबसेट ऑफ बी तथा
बी इज सबसेट ऑफ ए, है ना। जब भी हमें दो सेट को प्रूफ करना है, अगर यदि हमें एलिमेंट दिए हैं उनके, तो दोनों के एलिमेंट अगर समान हैं तो बराबर, अगर एलिमेंट नहीं दिए हमें तो फिर हमें कैसे चेक करना पड़ेगा कि ए और बी समान है। हमें ये दिखाना पड़ेगा, एक बार तो हम ये दिखा दें कि ए बी का सबसेट है ना, तथा हम ये दिखा दें कि बी है वो ए का सबसेट है। एक बार दिखाए ए बी का सबसेट है, दूसरी बार दिखाया बी ए का सबसेट है। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ए बराबर बी होगा, है ना। समान समुच्चय होंगे यानी कि ए बराबर बी होगा हमारे पास। ये जब भी हमें दो समुच्चय को बराबर प्रूफ करना होगा, अभी हम लोग देखेंगे इसका कितना बड़ा हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना। जब इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम पढ़ेंगे लोग, यानी कि फिर में पढ़ेंगे सेट के लिए, तो हम इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे आगे जाके, है ना। दोनों को एक दूसरे को समुच्चय दिखाया और काम खत्म, मतलब दोनों समान समुच्चय ही हो जाएंगे। ये इसके बारे में था हमारे पास, समान समुच्चय के बारे में। अभी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है घात समुच्चय, यानी कि पावर सेट। समुच्चय का घात समुच्चय, यानी कि पावर सेट ऑफ एन सेट। ये होता क्या है, पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स देखिए। समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, उपसमुच्चयों का समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है, ए का घात समुच्चय कहलाता है। तथा इसे यानी कि घात समुच्चय को पावर सेट ऑफ ए से लिखा जाता है। ये नोटेशन है किसी सेट के पावर सेट का, लिखा जाता है ना। अब इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि पावर सेट होता कैसे है। जैसे कि हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था, समुच्चय ए में कौन कौन से एलिमेंट रखे थे इसमें, यानी कि ए बी और सी। अब यदि हमें बोला जाए कि इसका पावर सेट निकालो, फिर निकालते कैसे पावर सेट, तो पावर सेट होता क्या है, ए के जितने भी यानी कि उप समुच्चय हम लोग बना सकते हैं, है ना, उनका एक हमने सेट बनाया, बस वही इसका पावर सेट हो जाएगा। और हमें पता है किसी भी समुच्चय में यानी कि n अवयव हैं, तो उसमें उसके कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, 2 की पावर n। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं तो इसके 8 उप समुच्चय होंगे, बस उनको कलेक्ट करना है हमें, एक उप समुच्चय बनाना उनका। तो पहले समुच्चय कौन सा हो जाएगा, पहले दूसरा कुछ नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं पहला कोई भी हो सकता है, दूसरा कोई भी हो सकता है ना। जो हमने एक तो 5 होगा, इसका 5 डाल दिए सेट में, एक ए होगा ये रखा, एक बी रखा ये होगा, एक सी रखा ये होगा। अब दो एलिमेंट वाले, पहले हमने ए और बी को रखा, फिर हमने ए और सी को रखा, है ना, फिर हमने बनाया बी और सी को, फिर हमने पूरा का पूरा ए को ही रख दिया, यानी कि ए बी और सी। ये इसका है पावर सेट, यानी कि ए के जितने भी संभव हम बना सकते हैं उप समुच्चय, उन सब का हमने समुच्चय बना दिया, यही होता है इसका पावर समुच्चय। बस यही हमें लिखना है, ये पावर सेट होता है। और इसमें एलिमेंट कितने होते हैं, क्या नोट डाल के आप लिख भी सकते हो, नोट डाल के लिख लीजिए। यदि ए की गणनता n है, तब गणनता और पावर सेट ऑफ यानी कि घात समुच्चय में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n। जी हमें लिखना है, बस लिख सकते हो, है ना। अब देखिए, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर आपने बता तो दिया कि 2 की पावर n होता है, लेकिन अब ये अच्छा अभी सर आपने बता तो दिया कि 2 की पावर n होता है, लेकिन एक्चुअल में 2 की पावर n ये होते कैसे हैं, अब हम यही देखने वाले हैं
है ना। 2 की पावर n कैसे बनता है, देखिए सपोज कीजिए हमारे पास में ए में हमारे पास वही सेट हम लेके चलते हैं, यानी कि ए है, बी है और सी है ना। इसी तरीके की बात नहीं हम किसी भी तरीके के लिए हम लोग लगा सकते हैं ना। जैसे कि हम लोग यानी कि हम यहाँ पे फ्री हैं, या तो हम इसके एक एलिमेंट ले सकते हैं, 2 एलिमेंट ले सकते हैं, 3 एलिमेंट भी ले सकते हैं, है ना, या फिर एक भी एलिमेंट नहीं ले सकते। मतलब इसके हर एक एलिमेंट के पास ना 2 संभावनाएं हैं, है ना। या तो वो किसी समुच्चय में आएगा या फिर नहीं आएगा। हर एक समुच्चय में वो हर एक एलिमेंट के पास 2 संभावनाएं हैं, या तो आ सकता है किसी समुच्चय में या फिर नहीं आ सकता, है ना। ये कंसेप्ट यानी कि बेसिकली हम लोग यानी कि वहाँ पढ़ते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, है ना। तो उसी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें आती हैं ना। देखिए तो हर एक एलिमेंट के पास में 2 ऑप्शन है, या तो वो आएगा या फिर नहीं आएगा। ए के पास में 2 ऑप्शन तो 2 हमने लिखा। अब बी के पास में भी 2 ऑप्शन, 2 लिखा। सी के पास में 2 ऑप्शन, 2 लिखा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2, 4 और 8। इन टोटल हमारे पास में 8 इसके उप समुच्चय बनेंगे। ए के पास में 2 ऑप्शन है तो आ सकता है या फिर नहीं आ सकता। बी के पास में 2 ऑप्शन है तो आ सकता है या फिर नहीं आ सकता। सी के पास में 2 ऑप्शन, आएगा या फिर नहीं आएगा। इस तरह से तो हर एक एलिमेंट की जितनी संभावनाएं हैं उन सबको आपस में गुणा कर दो तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल हो जाएंगे। वो उसके टोटल नंबर सबसेट उतने ही होते हैं। एक तरीका तो ये है हमारे पास। अगर सपोज कीजिए यदि हमारे पास सब समुच्चय ए में मान लीजिए n एलिमेंट है हमारे पास। पहला मान लीजिए A1 है, दूसरा A2 है, फिर A3 है और लास्ट में मान लीजिए हमारे पास AN, यानी कि हमारे पास n एलिमेंट है। तो इसके हर एक एलिमेंट के पास 2 संभावनाएं हैं। किसी एलिमेंट किसी भी सबसेट में आ सकता है या फिर नहीं आ सकता। तो ए के पास में कितनी संभावनाएं हैं, 2 संभावनाएं हैं, है ना। वैसे A2 के पास में 2 संभावनाएं हैं, A3 के पास में 2 संभावनाएं हैं, है ना। और वैसे ही हम करते जाएँ तो लास्ट में जो n आएगा उसके पास में हमारे 2 संभावनाएं हैं। तो 2 कितनी बार हो जाएगा, n बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। n बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर n। ये इस तरह से यार निकल के आता है। इसका एक तरीका तो ये है ना। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट तरीका है। एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन आया जाए इस तरह से तो आप इस तरह से कर सकते हो ना। अभी हम इसका इस्तेमाल करने वाले क्वेश्चंस करेंगे कि आरपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीजीटी के एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो और अभी हम इसको डिटेल में स्टडी करने वाले इसी रिजल्ट का ना, कि कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एक्चुअल में। एक तरीका तो इसका ये है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। और एक यानी कि आपने एक इसका दूसरा तरीका कि टोटल नंबर सबसेट यही क्यों होता है, दूसरा तरीका भी देखते हैं ना। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास यानी कि समुच्चय ए में यानी कि n एलिमेंट है, यही हम लेके चलते हैं A1, A2, A3 एंड AN। ये इसका दूसरा तरीका हम लोग देखने वाले हैं कि 2 की पावर n निकल के कैसे आता है ना। अब देखिए हम इसका सबसेट हम बनाते कैसे हैं, यानी कि, है ना, यानी कि हम लोग सेलेक्ट करते हैं। हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग चीज़ों को कैसे चुन सकते हैं, है ना। हमें हो सकता है कि हम इसमें से एक भी एलिमेंट ना लें। अगर यदि हम एक भी एलिमेंट नहीं लेंगे तो हमारा 5 निकल के आता है हमारे पास। 5 कब आता है, जब हम n में से एक भी नंबर चूज ना करें, यानी NC0। आपने पढ़ा होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कि यदि n वस्तुओं में से यानी r वस्तुओं को हमें चुनना है, यानी कि उनको सिलेक्शन करना है, तो और कितने तरीके होते हैं, यानी कि NCR। यदि n में से हमें r वस्तुओं को सेलेक्ट करना है तो अरेंज नहीं करना, हमें सेलेक्ट करना है केवल, है ना। तो NC0। अब यदि हम एक एक एलिमेंट को लेके बनाएं सबसेट तो हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं, है ना। यदि हमें केवल एक ही एलिमेंट लेना है, सपोज A1 लेना है, दूसरी बार A2 लेना है, इस तरह से हम कितने तरीके से ले सकते हैं कि हम n वस्तुओं में से केवल हमें एक वस्तुओं को चुनना है। तो कितना आ जाएगा टोटल, जिसमें एक एलिमेंट होगा वे सारे के सारे उप समुच्चय जिनमें केवल एक एलिमेंट होगा वो कितने हो जाएंगे, NC1, जो या तो n के बराबर ही होता है हमारे पास। और n ही क्यों होता है, हो सकता है हम A1 ले सकते हैं, A2 ले सकते हैं, A3 और लास्ट में AN। तो टोटल हमारे पास n उप समुच्चय बनेंगे जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा। एक तो ये तरीका। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2-2 अवयव वाले उप समुच्चय निकालने हैं। यानी कि सपोज A1 लिया, फिर हमने A1 और A2 लिया, फिर वैसे ही हम लोग A1 A3, फिर A1 A4 इस तरह से लेंगे, फिर A2 A3 इस तरह से। तो हम कितने बना सकते हैं इस तरह के, यानी कि हमें n में से 2 एलिमेंट चुनने हैं। तो कितने हो जाएंगे वो, यानी कि NC2। 2-2 एलिमेंट वाले हमने टोटल समुच्चय बना लिए NC2। अब वैसे ही हमें निकाले 3-3 एलिमेंट वाले, यानी कि ऐसे उप समुच्चय जिनमें 3-3 अवयव। अब हमें n में से 3 एलिमेंट उठाने हैं, 3 अवयवों का सिलेक्शन करना है। तो वो कौन सा तरीका हो जाएगा, सपोज इस तरह से होगा वो,
A1 होगा, A2 होगा, A3, इस तरह से ये एक हम लेके दिखा रहे हैं, और भी हो सकते हैं कई सारे, है ना। जितने संभव हो सकते हैं वो सब हमने बना लेंगे 3 3 अवयव वाले। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा NC3। वैसे ही फिर हम वो एलिमेंट लेंगे जिनमें चार, वो उपसमुच्चय लेंगे जिनमें 4 अवयव हो। और फाइनली लास्ट में हम लोग कौन सा उपसमुच्चय लेंगे जिसमें n एलिमेंट हो जाए, और वो कौन सा आएगा, वो तो खुद ए ही, यानी कि ए ही आ जाएगा। और वो होगा कितना, यानी कि n में से हमने n ऑब्जेक्ट का सेलेक्ट किया, n अवयव का हमने चुनाव किया, यानी कि NCN, और ये तो 1 के बराबर ही होता है। इस तरह से हमारे पास इसका मतलब है कि वो सारे के सारे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव नहीं है, यानी कि 5 को रिप्रेजेंट करता है ना। NC1 यानी कि हमने वो वाले उप समुच्चय हमारे पास में ये है जिनमें एक अवयव हो। इसमें NC2 हमें वो उप समुच्चय निकाल कर देगा जिसमें 2 अवयव हो। NC3 हमें वो उप समुच्चय निकाल कर देगा जिसमें 3 एलिमेंट हो, है ना। और लास्ट में यहाँ पर NCN मतलब वो हमें उप समुच्चय निकाल कर देगा जिसमें n अवयव हो, और वो अकेला केवल a ही होगा। अब हमें टोटल इसके यानी कि उप समुच्चय निकालने हैं, तब कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। कुल उप समुच्चय कैसे निकालेंगे हम लोग, इन सबको जोड़ दो, वेरी सिंपल। कुल उप समुच्चय यहाँ लिखता हूँ मैं, 1 मिनट। यानी कि कुल उप समुच्चय, कुल उप समुच्चय कितने हो जाएंगे, इन सबको ऐड करना है। यानी कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, और इस तरह से लास्ट में हमें मिलेगा NCN। ये हमारे पास निकल के आया। अब हमें बस इसी की वैल्यू निकालनी है, ये होता कितना है हमारे पास। अब देखिए, अब हमने बाडेवल थ्योरम में हमें पढ़ा है, यानी कि द्विपद थ्योरम में, नहीं तो आगे हम पढ़ेंगे भी, अगर आपको याद है तो अच्छा, नहीं तो मैं बताता हूँ ना, कि 1 की पावर x की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है बाइनोमियल थ्योरम से, वो ये होता है NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक्स क्यूब, और फाइनली NCN और x की पावर n, ये हमें चाहिए। अगर यदि हम पुट x इक्वस टू 1, यदि x की जगह हम लोग 1 पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 की पावर n हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, NC0 या तो वही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा NC1, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस NC2 1 स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस NC3, और फाइनली लास्ट में NCN, ये हमारे पास निकल के आएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर n, और यानी कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 हो जाएगा, प्लस NC3 हो जाएगा, और प्लस NCN हो जाएगा। और हमें इसी की वैल्यू चाहिए होती है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर n निकल के आई हमारे पास, जो हमारा पिछली स्लाइड में था वो सूत्र, वो जब निकाला था। 1 मिनट, ये देखिए इसका मान और कितना निकल के आया, 2 की पावर n निकल के आया हमारे पास। तो इसीलिए अब बोलते हैं कि जब भी मान लीजिए किसी सेट में n एलिमेंट है, तो उसके जो जितने भी टोटल उसके यानी कि उप समुच्चय बनेंगे वो कितने होते हैं, 2 की पावर n। ये इसका एक और तरीका है, सेकंड तरीका। ये आया इसका 2 की पावर n। अब देखिए, अब इसका एक और कंसेप्ट है हमारे पास में, यानी कि 2 की पावर n ये निकल के आया हमारे पास में। तो अब यदि हमसे पूछा जाए कि टोटल उप समुच्चय, तो आपने बता दिया कि 2 की पावर n होते हैं, लेकिन हमसे ये पूछा जाए कि a के उन उप समुच्चय की संख्या बताइए जिनमें सम संख्या में एलिमेंट है, यानी कि उनमें सम अवयव एलिमेंट है, जैसे कि 0 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, इस तरह से। और आप यही बताइए कि ऐसे a के कितने उप समुच्चय होंगे जिनमें यानी कि विषम संख्या में एलिमेंट है ना। तो हमें पता है कि 2 की पावर यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर n। 1 मिनट रुकिए, ऐसे करते हैं। हमारे पास यानी कि सम संख्या में जो एलिमेंट है वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ हम लिखते हैं, यदि
समुच्चय ए की गणनता n है, तब उन, है ना, फर्स्ट देखिए, उन उप समुच्चयों की संख्या, उन उप समुच्चयों की संख्या जिनमें अवयवों की संख्या सम हो, है ना, सम हो, है ना। तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग, यानी कि NC0 निकल के आ जाए हमारे पास, यानी कि 0 एलिमेंट हो जाए सम संख्या में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर NC2 या फिर NC4 हो जाए हमारे पास में, इस तरह से, है ना, इस तरह से। और ये होती कितनी है, यानी कि 2 की पावर n-1 होती है। ये होती कैसे, ये भी अभी हम देखने वाले हैं ना। और इसका सेकंड वो है, रास्ता पूछा जाए, उन उप समुच्चयों की संख्या, जिनमें अवयवों की संख्या विषम हो, यहाँ देखिए सम हो ना, एक मिनट, यहाँ पे सम हो, संख्या विषम हो। तो ये कितना होता है, ये भी यही होगा 2 की पावर n और -1। ये n में से 1 है ना, याद रखना, कहीं 2 की पावर n में से आप -1 कर दो, है ना। पावर में n है और फिर n में से 1 कम। तो अभी होता कैसे, ये हम देखने वाले हैं, है ना। अभी हमने देखा था कि 1 + x की पावर n कितना होता है, NC0 + NC1 + NC2, एक मिनट, x तो लगाना भूल ही गए इसमें, ये हमने लिखा, वो हटाया इसको, है ना। ये आएगा यहाँ पे NC1 x + NC2 x² + NC3 x³, इस तरह से ये हमारे पास इसका निकल के आएगा। लास्ट में आएगा NCn और x की पावर n। अब हमने क्या किया, एक बार हमने x की जगह 1 रखा हम लोगों ने, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये NC0 + NC1 + NC2 + NC3 और लास्ट में NCn। हमारे पास इसको हम इक्वेशन 1 हमने नाम दे दिया। अब दूसरी बार हमने क्या किया, इसे में हमने पुट किया x की पावर -1। तो जैसे हम -1 हम इससे पुट करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा यहाँ पे, और एक दूसरी साइड क्या आ जाएगा, दूसरी साइड NC0, और यहाँ पे जाएगा -NC1 हो जाएगा, ये प्लस NC2, क्योंकि -1 का हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहेगा, -NC3, ये निकल गया हमारे पास। और लास्ट में फाइनली क्या होगा, यानी कि अभी तो डिपेंड करेगा कि माइनस आएगा कि प्लस हमारे पास, यानी कि n पे डिपेंड करेगा कि n ओड है कि इवन है। लास्ट में आएगा NCn। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हमने क्या किया, एक बार समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने जोड़ दिया, यानी कि 1 + 2 को हमने ऐड किया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर n हो जाएगा। और क्या हो जाएगा कि इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास सब जगह पॉजिटिव है, और इक्वेशन 2 में हमारे पास यानी कि जहाँ पे यानी कि NC1 है, NC3, यानी कि जहाँ पे यानी कि ओड है हमारे पास, है ना, r की जगह, तो वो सारे के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और जो सम संख्या में है NC0 NC2 वो सारे के सारे दुगने हो जाएंगे, है ना। यानी कि 2 ऑफ NC0 हो जाएगा प्लस NC2 हो जाएगा प्लस NC4 हो जाएगा, और लास्ट तक इस तरह से सारे के सारे ऐड होते जाएंगे। अब हमें पता है कि ये है क्या बेसिकली, एक इसको भी हटा दो चाहे हमारे पास यहाँ से। जैसे ही हम 2 को डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो 2 की पावर एक बटे में आ जाएगी 2, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 की पावर n-1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा NC0 + NC2 और प्लस NC4 एंड सो ऑन, इस तरह से।
और ये है क्या बेसिकली, यानी कि NC0 वो सारे के सारे सबसेट जिनमें पास 0 एलिमेंट है, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है ना। और इसमें ये कौन से सब उप समुच्चय हमारे पास जिनमें 2 अवयव हैं, और ये कौन से उप समुच्चय जिनमें 4 अवयव है। यानी ये उन सभी का उन उप समुच्चय का सम है जिनमें यानी कि सम संख्या में एलिमेंट है, जो कितना 2n ये हो चुका है ना। यानी कि हमारे पास सम समुच्चय वाले सम अवयव वाले कितने उप समुच्चय होंगे 2n-1। वैसे ही अब यदि हम समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2 करें, यानी कि आपस में घटा देते, कितना बचेगा 2n बचेगा यहाँ पे। लेकिन अब की बार क्या हो जाएगा, जो सम संख्या वाले हैं है ना, यानी कि जिनमें r की वैल्यू सम है वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, घटाएंगे तो है ना। और जो नेगेटिव वाले हैं वो जुड़ जाएंगे सारे के सारे और दुगुने हो जाएंगे सारे के सारे है ना। कितना हो जाएगा 2 ऑफ NC1 हो जाएगा प्लस NC3 हो जाएगा प्लस NC5 हो जाएगा, इस तरह से एंड सो ऑन है ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2n-1 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा NC1 प्लस NC3 सॉरी प्लस NC5, इस तरह से है ना। ये किसको डिनोट करता है हमारे पास, यानी कि ये उन उप समुच्चय को दर्शाता है जिनमें केवल एक अवयव है। और ये NC3 मतलब वे उप समुच्चय जिनमें 3 एलिमेंट है, और ये यानी कि वे उप समुच्चय जिनमें कि 5 एलिमेंट है ना। तो यानी कि हमारे पास देखा जाता है सारे के सारे उन उप समुच्चयों का योगफल है जिनमें यानी कि विषम संख्या में एलिमेंट है, उनकी संख्या भी कितनी होती है 2n-1। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट भी उनको याद रख सकते हैं, एग्जाम में स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि यदि समुच्चय एक की गणनता n है तो एक इतने ऐसे कितने उप समुच्चय हैं जिनमें यानी कि विषम संख्या में अवयव हैं या सम संख्या में अवयव है, दोनों की संख्या में दोनों समान होते हैं, आधे वो होते हैं और आधे ये होते हैं है ना, आधे विषम संख्या वाले आधे सम संख्या वाले। तो ये था इनके पीछे ना, सम संख्या वाले उप समुच्चय और विषम संख्या वाले उप समुच्चय। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं ना। अब आपसे से जो अगला लेक्चर आएगा इसमें हम लोग एग्जाम्पल करने वाले हैं ना, इस पे यानी कि किस किस तरह के एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं, वो इन सारे के सारे कंसेप्ट हम लोग एक एक दो एग्जाम्पल करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच।